नहीं हुआ तो पहले तो अपने वही कर दिया ना डायरेक्ट। ओके दिख रहा। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे मित्रों को। सेव सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने का जो कोबरा का मैराथन क्लास है वह नहीं हो पाया, उसके लिए हमें खेद है। देखिए आज हम लोग उसी कोबरा क्लास को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए, ठीक है, शेयर करने का प्रयास करिए। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए एक बार कमेंट करिए, आवाज आ रही है ना, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। कल प्रॉब्लम था आपका आवाज से रिलेटेड। चलिए ठीक, तो कुछ चंद लाइन हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए खुल जाएंगे रास्ते तू रुकावट से लड़ तो सही, खुल जाएंगे रास्ते तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तुझे, सब होगा हासिल तुझे, तो जिद पे अड़ तो सही, तो जिद पे अड़ तो सही। तो आप सभी का सेव सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हुए इस लाइव सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि आज आपका ईवीएस का संपूर्ण मैराथन, ठीक है, पूरे टॉपिक को कवर किया गया है। तो जितने भी भाई मित्र जुड़े हुए हैं इस अधिक से अधिक लाइव सेशन को शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिएगा इस सेशन का आपका पहला प्रश्न है, विज्ञान के शिक्षक को मैंग्रोव पादप, विज्ञान के शिक्षक को मैंग्रोव पादप की हेतु तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिएगा अगर बात किया जाए विज्ञान का कोई शिक्षक है, वह बच्चों को मैंग्रोव पादप दिखाना चाहता है, तो उसको किस क्षेत्र की तलाश के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब किस ओर जाना चाहिए। ऑप्शन दिया है मरुद्भिद क्षेत्र की ओर जाना चाहिए, दूसरा आपके कह सकते हैं लवणोद्भिद की क्षेत्र की ओर जाना चाहिए, तीसरा गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र की ओर जाना चाहिए, और चौथा आपका शीत क्षेत्र के लिए जाना चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा। सभी प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं, आप लोग आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। तो अगर बात किया जाए मैंग्रोव पादप, देखिएगा जो मैंग्रोव पादप है, मैंग्रोव पादप पहली बात कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव पादप जो है आपके लवणोद्भिद जो स्थान है, जो समुद्र किनारा, देखिएगा समुद्र किनारे में क्या होता है, समुद्र में नमक होता है, नमक मतलब क्या, लवण होता है। तो जो लवणोद्भिद होते हैं उसी क्षेत्र में आपके मैंग्रोव पादप पाए जाते हैं। और जो मैंग्रोव पादप है वहां पे एक सुंदरी वृक्ष होता है, सुंदरी वृक्ष। तो मैंग्रोव पादप आपके पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा यहाँ प्लांट पाए जाते हैं। और मैंग्रोव पादप में जो आपका वृक्ष है सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष प्रचलित है। तो यही पूछा है किस क्षेत्र की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका दूसरा हो जाएगा। कौन सा, ये आपके लवणोद्भिद हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्र के आधार पे पौधे के जो प्रकार हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से क्षेत्र के आधार पे पौधे के प्रकार हैं। चलिए तो देखिएगा अगर बात किया जाए क्षेत्र के आधार पे पौधे के प्रकार, क्षेत्र के आधार के जो पौधे के प्रकार हैं ये चार हैं। कौन कौन से, एक है आपका मरुद्भिद है, दूसरा समोद्भिद है, तीसरा जलोद्भिद है, और चौथा आपका लवणोद्भिद है। चलिए देखिएगा मरुद्भिद जिसे बोलते हैं क्या, जीरोफाइट्स, इसे क्या बोला जाता है, जीरोफाइट्स बोला जाता है। तो बात समझिएगा, जीरोफाइट्स वे पौधे
जिस स्थान पे सर्वाधिक क्या होती है, सर्वाधिक स्थान पे गर्मी पड़ती है, उस स्थान पे अगर पौधे उगते हैं उन्हें बोलते हैं मरोद्भिद, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जीरोफाइट्स। तो देखिए अगर आप बात की जाए, आपके राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और वहां के जो पौधे होते हैं वह पौधे पानी से सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि वहां की पानी कमी होती है, तो पानी से बचने के लिए अपने तने और पत्तियां कांटों में रूपांतरित कर ले जाती हैं। अब बात किया जाए जीरोफाइट्स पौधे कौन कौन से होते हैं, हम बात करते हैं कौन कौन से। तो देखिएगा अगर बात किया जाए बबूल, बबूल और आपका नागफनी, नागफनी, तो बबूल और नागफनी जो पौधे हैं यह किसके उदाहरण हैं, जीरोफाइट्स के हैं। फिर नेक्स्ट लिया जाए समोद्भिद, देखिएगा समोद्भिद, बात समझिएगा, समोद्भिद बोलते हैं क्या, मीजोफाइट्स बोलते हैं, मीजोफाइट्स बोलते हैं। अब देखिएगा समोद्भिद पौधे वे पौधे जो सामान्य कह सकते हैं जो खेती योग्य जो भूमि होता है ना, वहां पे उगने वाले पौधे को बोलते हैं क्या, समोद्भिद, खेती योग्य भूमि, खेती योग्य भूमि, खेती योग्य जो भूमि है वहां पे जो पौधे उगते हैं उन्हें बोलते हैं क्या, समोद्भिद, इंग्लिश बोलते हैं क्या, मीजोफाइट। इसका एग्जांपल समझिएगा, जैसे आपका टमाटर हो गया, मटर हो गया, ठीक है, आलू हो गया, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, समोद्भिद, ठीक है। अगर बात किया जाए, अगर समोद्भिद पौधे उगे हैं, अगर वहां पे अगर बाढ़ आ जाए, तो जानते हैं जब बाढ़ आ जाएगा तो इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जड़ों में पानी भर आएगा, इनकी जड़ों में पानी भर आएगा। तो देखिएगा जो पौधे होते हैं जो सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया इस जड़ के माध्यम से कहते हैं, वायु लेने का प्रयास करते हैं, तो अगर पानी भर जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ये जड़ें सांस नहीं ले पाएंगी, तो मतलब क्या, श्वसन मूल प्रभावित होगा, मूल मतलब जड़, श्वसन मूल प्रभावित होता है, श्वसन मूल। ये प्रश्न आया है आपके यूपी टेट में, अगर समोद्भिद पौधे में अगर बाढ़ आ जाए तो कौन सा तंत्र प्रभावित हो जाए, जिसके कारण वो मर जाते हैं, तो मरने का कारण यही है, जड़ों में पानी घुस आता है जिसके कारण ये सांस नहीं ले पाते, तो श्वसन मूल प्रभावित हो जाता है, और श्वसन जब मूल प्रभावित हो जाएगा तो जो पौधा है वो मर जाएगा, ठीक है। ये आपके लास्ट अभी जो पेपर हुआ था यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए जलोद्भिद, देखिएगा अगर बात किया जाए जलोद्भिद बोलते हैं क्या, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स, देखिएगा नाम से ही वाकिफ है, हाइड्रो मतलब जल, फाइट्स माने पौधे, हाइड्रोफाइट्स जल वाले पौधे, जो पौधे जो जल में पाए जाएं उन्हें बोलते हैं क्या, जलोद्भिद। तो जैसे एग्जांपल बात करिए जाए कौन कौन से हैं, तो एग्जांपल में जैसे आपका नाम सुने होंगे, हाइड्रिला, हाइड्रिला है, जलकुंभी, जलकुंभी जिसे बोलते हैं वाटर लिली, ठीक है, और भी है आपका कमल, ये सब पौधे क्या हैं, यह सब पौधे जल में पाए जाते हैं। अब देखिएगा जल में पौधे पाए जाते हैं लेकिन क्यों सड़ते नहीं हैं, क्योंकि इनकी सतह पर मोम की परत चढ़ी होती है, अब मोम की परत चढ़ी होने के कारण ये सड़ते नहीं हैं। और चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, लौड़ोद्भिद बोलते हैं क्या, हैलोफाइट्स, हैलोफाइट्स, देखिएगा नाम से ही वाकिफ है, लवण। तो देखिएगा जो समुद्री सतह के किनारे जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं लौड़ोद्भिद या हैलोफाइट्स कहते हैं। और देखिएगा खास बात, कौन कौन से पौधे हैं लौड़ोद्भिद का, इसका एग्जाम्पल जो ऐसे हो जाएगा मैंग्रोवन, मैंग्रोवन। और मैंग्रोवन में आपका एक वृक्ष आता है सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष, ठीक है, सुंदरी वृक्ष। अब यहां बात समझिएगा, जो लौड़ोद्भिद है जैसे आपका मैंग्रोवन हो गया या सुंदरी वृक्ष हो गया, इसमें खास बात समझिएगा, इनकी जो जड़ें होती है ना वो जमीन पे नहीं, इनकी जड़ें बाहर की तरफ निकली होती है, इनकी जड़ें बाहर। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ नमक होगा, लवण होगा जिसके सांस नहीं ले पाएंगे, इनकी जड़ें बाहर की तरफ निकली रहती हैं। क्यों निकली रहती हैं, क्योंकि यह वायु को ले सके, समझ रहे बात। और इनके जो छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पूछता है, इसके छिद्र को बोलते हैं क्या, न्यूमेटोफोर बोलते हैं, न्यूमेटोफोर,
तो प्रश्न पूछता है कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें नेमेटोफोर छिद्र पाया जाता है, तो जान लीजिएगा हेलोफाइट्स या लड़ोद्भिद। बाकी किसी भी पौधे में या नेमेटोफोर्स नहीं पाया जाता, जो छिद्र के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं। समझ रहे बात? तो ये आपका क्षेत्र के आधार पे हमने पौधा देखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जैसे वृक्ष हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिएगा रेगिस्तानी ओक पूछता है, खेजड़ी पूछता है, जेट्रोफा पूछता है, तुलसी पूछता है, नीम पूछता है। आइए हम लोग इनकी चर्चा करते हैं। चलिए पहला बात करते हैं रेगिस्तानी ओक। तो देखिएगा यह है आपका रेगिस्तानी ओक, बात समझिएगा, यह है आपका रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक कह सकते जो पौधा है, इसकी बात समझिएगा इसके बारे में। यह ऑस्ट्रेलिया का एक प्रकार, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में यह पौधा पाया जाता है। और इसकी खास बात, यह सबसे ऊंचा पौधा है और इसकी जो जड़ें होती काफी गहराई के अंदर तक क्या होता है, काफी अंदर तक गया रहता है। और इनकी तनों में पानी भरा होता है। और वहां के जो क्षेत्र, जो निवासी होते हैं, जब पानी की कमी होती है तो इनके तनों में छोटी सी पाइप डालकर पानी निकालकर पीने का प्रयास करते हैं। तो समझ आया बात? तो जो रेगिस्तानी ओक है यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, सबसे ऊंचा पौधा है और इसके तनों में क्या होता है, पानी भरा होता है। और जिसके कारण वहां के निवासी अगर पानी की कमी है तो इनको पाइप डालकर इनको पानी निकालने का प्रयास करते हैं। तो शायद बात समझ आया होगा, रेगिस्तानी ओक। ठीक है, चलिए अब बात किया जाए खेजड़ी वृक्ष की। बात किया जाए देखिएगा, अगर बात किया जाए जो खेजड़ी वृक्ष है, यह खेजड़ी वृक्ष भारत के रेगिस्तान में, बाकी राजस्थान में पाया जाता है और यह राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी है। और खेजड़ी वृक्ष के बारे में बात समझिएगा, यह है आपका खेजड़ी वृक्ष, दिख रहा होगा खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष खास बात यह है, देखिएगा इसमें इसको पानी की कम आवश्यकता होती, कम पानी में भी जीवित रहता है। और दूसरी बात यह है, इसके छालों से दवाइयां बनाई जाती है। और इसके खास बात, इसमें कीड़े नहीं लगते। ठीक है, और खास बात यह है कि यह जो पौधा है इसका उपयोग वहां के जो निवासी हैं वह क्या करते हैं, जिस प्रकार हमें चारागाह के रूप में भूसा उपयोग करते हैं, उसी प्रकार वहां के जो क्षेत्र निवासी हैं इसके पत्तियों का, तनों का भूसे के रूप में उपयोग करते हैं, चारागाह के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका खेजड़ी वृक्ष हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, आपका जेट्रोफा है। देखिएगा जेट्रोफा एक पौधा जिसका एक और भी नाम है, इसे बोलते हैं क्या, जंगली अरंड के नाम से बोलते हैं, जंगली अरंड भी बोलते हैं। और इसे एक नाम और भी बोलते हैं क्या, जमाल गोटा बोलते हैं, जमाल घोटा नहीं, जमाल गोटा बोलते हैं। इसका एक नाम और भी है रतन जोत भी बोलते हैं। और इसका एक नाम और भी है चंद्रजोत। ये सब किसके नाम है, ये सब आपके जेट्रोफा के नाम है। और देखिएगा जेट्रोफा एक ऐसा पौधा है जिससे हमें बायोडीजल की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, बायोडीजल की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न बनता है बायोडीजल की प्राप्ति किस पौधे से होती है, जेट्रोफा पौधे से होती है। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है जेट्रोफा पौधे के किस भाग से ये आपके बायोडीजल बनता है। तो जेट्रोफा के जो बीज है ना, बीजों से बायोडीजल का निर्माण होता है। और खास बात, जो जेट्रोफा पौधा है यह ब्राजील का पौधा है। ठीक है, अब बात किया जाए, आपके भारत में भी इस जेट्रोफा पौधे को उगाया गया है और इसका एक संयंत्र बनाया गया है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। और यह संयंत्र कब लगाया गया, तो देखिएगा यह संयंत्र आपके 2007 में लगाया गया।
13 अक्टूबर 2007 में भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र लगा, वो भी कहाँ लगा? यह आपके आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में लगा। ठीक है, तो जेट्रोफा के बारे में जो भी पॉइंट था हमने बता दिया। अब बात करते हैं आपके तुलसी के बारे में। तुलसी आप लोग शायद जानते होंगे, अगर बताइएगा जो तुलसी है यह वृक्ष है कि झाड़ है कि शाक है? तो देखिए अगर बात किया जाए जो तुलसी है, यह तुलसी आपका झाड़ है, झाड़ी है। अगर शायद आपको बात पता होगी, पौधे 3 प्रकार के होते हैं, एक शाक, एक झाड़ और एक वृक्ष की बात किया जाए। चलिए आइए इसको हम डिटेल देखते हैं। चलिए हाँ, तुलसी की बात करते हैं। अगर बात कीजिए पौधे के प्रकार, पौधों के प्रकार, पौधे आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक शाक होता है जिसे बोलते हैं क्या, हर्ब्स बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका शाक, झाड़ी होता है, झाड़ी जिसे बोलते हैं क्या, श्रब्स, और एक तीसरा होता है आपका वृक्ष। वृक्ष आप लोग जानते होंगे। तो बात समझिएगा, जो शाक होते हैं यह पौधे के सबसे छोटे भाग होते हैं, इसमें तने नहीं होते। इसमें जो तने होते हैं ठीक है, लेकिन शाखाएं नहीं होती, इसमें लकड़ियां नहीं होती। तो बात किया जाए शाक कौन कौन से पौधा होता है, एग्जाम्पल पूछता है, तो शाक में जैसे आपका आ जाएगा केला। केला क्या है? केला एक प्रकार का शाक है जिसमें लकड़ियां नहीं होती। ठीक है, तो केला हो गया, धनिया हो गया, धनिया, पालक, मेथी, चौराई, यह सब आपके क्या है, शाक। बाकी अगर पूछा जाए बंबू, बांस क्या है? बांस भी एक प्रकार का शाक है, वृक्ष नहीं है। एक अपवाद है, वृक्ष के रूप में है लेकिन एक शाक है। ठीक है, और दूसरी बात अगर झाड़ियां की बात किया जाए तो जो झाड़ियां हैं यह इससे थोड़ा बड़े होते हैं, इसमें लकड़ियां पाई जाती है, और इसके जो तने हैं वह शाखित होते हैं। तो जैसे देखिएगा अंगूर का पेड़, तुलसी का पेड़, यह सभी क्या है, शाक हैं। अगर बात किया जाए तुलसी, देखिएगा तुलसी कह सकते हैं आपके जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो औषधियां इसी से ही प्राप्त होती है। तो जड़ी बूटियों की रानी, और इसका कई सारे उपयोग हैं, जैसे आपके सर्दी जुकाम में, कैंसर में, ठीक है, इन सभी में आपके उपयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए जो नीम का पौधा है, नीम का पौधा है आपका यह वृक्ष होता है, और खास बात नीम के जो आपके फल होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, प्रश्न बनता है, निम्बोली बोलते हैं। निम्बोली, निम्बोली। तो जो आपके नीम का जो फल होता है जिसे बोलते हैं क्या, निम्बोली बोलते हैं। और निम्बोली बात समझिएगा, ये जो नीम का खास बात, नीम जो अगर उपयोग कर रहे हैं नीम के पत्ते का, तो आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, और साथ में आपके कीटनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, कीटनाशक को भगाने। अगर बात की जाए कहीं आपकी गंदगी है, आपके मच्छर वच्छर बैठे हैं, तो अगर नीम की पत्तियों को क्या किया जाए, नीम की पत्तियों को धुआं दिया जाए तो कीट क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो कीटनाशक के रूप में भी नीम का उपयोग किया जाता है। तो जड़ी बूटियों की रानी किसे कहते हैं, तुलसी कहते हैं। यही आपके यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। चलिए बिल्कुल सरिता बिन, हेलो, ठीक, योगेंद्र बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बिल्कुल सीमा, ठीक है, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, धन्यवाद सीमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो देखिए अगर बात किया जाए, प्रश्न है लौंग केसर पौधा किस भाग से प्राप्त होते हैं? बताइए, लौंग केसर पौधा किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन दिया है, जड़ से, तना से, फूल से, फल से। बताइए क्या होगा आंसर? जो आपका लौंग है, केसर है, पौधे के किस भाग से, जड़ से प्राप्त होते हैं, तना से, फूल से कि फल से? बताइए किससे प्राप्त होते हैं? तो अगर बात किया जाए लौंग और आपका जो केसर है, इसको हम लोग प्राप्त किससे करते हैं, फूल से प्राप्त करते हैं। लौंग केसर जो है आपका फूल है। अगर बात किया जाए, तने से कौन कौन से हैं, आइए हम कोई चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं जड़ से। तो देखिएगा मूली,
गाजर, सलगम, चुकंदर, यह सभी किससे प्राप्त होते हैं? यह सभी आपके जड़ से प्राप्त होते हैं। बाकी अगर बाकी जो तने से देखिएगा, तने से कौन कौन से, जैसे देखिएगा अदरक, अदरक, हल्दी, प्याज, प्याज, लहसुन, ठीक है, और आपका आलू, यह सभी किससे? आपके तने से, ठीक है। बाकी फूल से आपका लौंग हो गया और केसर, लौंग और आपका केसर। तो हमने जितनी भी चीजें बता दी हैं, देखिए कि जड़ से क्या क्या, मूली, गाजर, सलगम, चुकंदर। तने की बात किया जाए, अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, आलू। फूल की बात किया जाए, लौंग, केसर। बाकी फल आप लोग शायद जानते हैं। चलिए बिल्कुल, लेट्स फाइंड जड़ से मूली, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिया जाए। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग आंसर देने का प्रयास भी करते रहिएगा। बाकी हम लोग विधिवत रूप से एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? प्रश्न दिया है, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन दिया है, हीमोग्लोबिन के कारण, साइनिन के कारण, साइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, साइनिन के कारण, लाइकोपीन के कारण, मेलानिन के कारण। बताइए कमेंट में, बताइए आंसर क्या होगा। लेट्स फाइंड ए, शश्री पांडे ए, योगेंद्र सी, शिव बहादुर ए। चलिए देखा जाए आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, बात किया जाए रुधिर का जो लाल रंग है वह किसके कारण होता है? तो रुधिर का जो लाल रंग है वह आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखिएगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। आइए अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। देखिएगा, हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वह लाल होता है, लाल होता है। खास बात, अगर बात करें जाए हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन के काम यही होता है ऑक्सीजन को जोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। और हीमोग्लोबिन बना किसका होता है? हीमोग्लोबिन आपके आयरन से मिलकर बना होता है। 4 आयरन मिलकर एक हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? आयरन का बना होता है, ठीक है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाएगा। तो प्रश्न बनता है, एनीमिया रोग किससे होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस सेल में पाया जाएगा? आरबीसी में पाया जाएगा कि डब्ल्यूबीसी में कि प्लेटलेट्स में? तो जो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा या आपके आरबीसी में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? आरबीसी में पाया जाएगा, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है, आपके आरबीसी लाल दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन जो है आपके टमाटर, जो टमाटर का जो रंग होता है लाल दिखाई देता है लाइकोपीन के कारण। बाकी बात किया जाए मेलानिन के कारण क्या होता है? जो आपकी त्वचा है, जो आपकी त्वचा काली रंग की दिखाई दे रही है, सफेद रंग की दिखाई दे रही है, वह मेलानिन के कारण होता है। तो त्वचा का रंग, त्वचा के रंग के लिए, त्वचा के रंग के लिए, त्वचा के रंग के लिए कौन सा पिगमेंट? वह आपका मेलानिन। तो देखिएगा, अगर बात किया जाए जिस व्यक्ति में ज्यादा मेलानिन होगा वह व्यक्ति अधिक कह सकते हैं सांवला होगा, काला होगा। और जिस व्यक्ति में मेलानिन कम होगा वह व्यक्ति आपके कह सकते हैं अधिक गोरा होगा। और मेलानिन क्या काम करता है? जो मेलानिन है या आपकी जो सूर्य से जो रोशनी आती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो देखिएगा, अगर बाकी जो काले व्यक्ति हैं उनको धूप में काम करने के लिए कह दिया जाए उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेलानिन उसके लिए सूटेबल है। लेकिन अगर गोरे व्यक्ति कह दिया जाए धूप में काम करने के लिए, वह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मेलानिन है उसकी क्षमता नहीं है इसके पास, ठीक है। तो शायद आपको बात समझ आई होगा, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? प्रश्न बुझिएगा, पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? ऑप्शन, मुख से शुरू होती है, अमाशय से, क्षुद्रांश से, बहिर्द्रांश से। बताइए किससे होगा? बताइए पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है?
मुख से, अमाशय से, क्षुद्रांश से, बहिर्दांश से। देखिएगा पाचन की क्रिया जो है आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर आइए बात करते हैं जो पाचन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होना क्या, देखिएगा आइए समझते हैं। बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन क्रिया क्या होता है, बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही पाचन क्रिया कहलाता है। तो ठीक है, तो ये आपका पाचन हो गया। अब बात किया जाए पाचन की क्रिया कहाँ स्टार्ट होती है, पाचन की क्रिया आपके मुख से स्टार्ट होती है। ठीक है, आइए हम लोग इसको डिटेल देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो देखिएगा यह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, आइए हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। तो देखिएगा पाचन की जो क्रिया है आपकी, ये आपका माउथ है, यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर बात किया जाए, ये जो माउथ है यहाँ पे आपके टीथ पाया जाता है और आपके जीभ पाया जाता है, दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है। तो जैसे देखिएगा अगर बात करें, जब भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके मुख में आता है सबसे पहले, और मुख में आपके जो पाचन होता है, सबसे पहले किसका पाचन होता है, मुख में आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रश्न बनता है कार्बोहाइड्रेट की पाचन की क्रिया कहाँ स्टार्ट होती है, आपके मुख से स्टार्ट होती है। अब मुख से कौन से एंजाइम इसको पाचन करता है, तो मुख में एक एंजाइम होता है, उसके लार में एक एंजाइम पूछता है, उस लार में एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, लार में होता है टाइलिन एंजाइम। और टाइलिन एंजाइम ही क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, अगर प्रश्न यही पूछा जाएगा, बताइएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में कितने प्रतिशत, लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख में हो जाता है। चलिए, इतनी बात समझ आया। अब देखिएगा भोजन आपके मुख में आया, मुख से होता हुआ, देखिए ये जो नली है इसे बोलते हैं क्या, भोजन नली, भोजन नली बोलते हैं। और इसे ही बोलते हैं क्या, ईसोफेगस, ईसोफेगस। अब बात समझिएगा, ये आपका मुख है। ठीक है, मुख की बात किया जाए, मुख में दो नलियां होती हैं, एक भोजन वाली और एक यहाँ एक नली और भी है जिसका नाम है वायु नली, वायु नली। ठीक है, जिन्हें बोलते हैं क्या, ट्रेकिया बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। तो आपके मुख में दो नली होती है, आपके मुख में दो नली होती है, एक वायु नली होती है और एक भोजन नली होती है, एक वायु नली होती है, एक भोजन नली होती है। ठीक है, अगर बात किया जैसे भोजन आया, अब भोजन जब आएगा तो उसके बाद दो नली है, एक वायु नली है, एक भोजन नली है। तो भोजन आपके वायु नली में न जा पाए इसके लिए यहाँ ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन का नाम पूछता है, उस ढक्कन का नाम है इपीग्लॉटिस। क्या नाम है, इपीग्लॉटिस नाम है। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या, घाटी ढापन, जिसे क्या बोलते हैं, घाटी ढापन। अब जैसे देखिएगा भोजन आया, अगर भोजन वायु नली में चला जाएगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा, अगर भोजन वायु नली में चला जाएगा तो आपको क्या आती, हिचकी आती है। तो क्या करता है, जिसके कारण भोजन ये वायु नली निकालने का प्रयास करता है। लेकिन अगर भोजन कह सकते भोजन नली में चला गया, ईसोफेगस में चला गया, तो आपका पहुंचता है क्या, अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय में देखिएगा एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है क्या, जठर ग्रंथि। क्या नाम है, जठर ग्रंथि नाम है। ठीक है, और ये जठर ग्रंथि होती है, 3 प्रकार के हार्मोन्स निकालती है, 3 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। देखिए कौन कौन से, एक है आपका HCl निकालता है, दूसरा आपका रेनिन निकालता है, रेनिन निकालता है, तीसरा आपका कह सकते हैं पेप्सिन निकालता है। ठीक है, पेप्सिन, 3 एंजाइम निकलते हैं अमाशय से। तो देखिएगा अमाशय मतलब पेट, स्टमक, स्टमक से आप स्टमक एक ग्रंथि पाई जिसके नाम है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से 3 आपके एंजाइम निकलते हैं, एक HCl निकलता है, रेनिन निकलता है, पेप्सिन। तो देखिएगा HCl जिसे बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक बार पूछा था स्टमक में, अमाशय में आपके कौन से अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HCl की बात किया जाए, यह आपके जीवाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को मारने का काम कौन करेगा, HCl। बाकी रेनिन क्या काम करता है, दूध में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन है,
केसिन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। या छोटे बच्चों में अधिक विकसित होता है रेनिन, लेकिन जैसे आप क्या करते हैं, एज बढ़ती जाती है, रेनिन निकलना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जब बुढ़ापे जो व्यक्ति होते हैं अगर दूध लेते हैं तो उनका पाचन नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेनिन निकलना कम हो जाता है। बाकी अगर बात की जाए पेप्सिन, पेप्सिन आपकी जो नॉर्मली प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। कौन? आपके पेप्सिन। ठीक है, जैसे आपका सोयाबीन या आपके जो दालें हो गए, आपके अंडे हो गए, जो प्रोटीन होता है उसका पाचन आपका पेप्सिन करता है। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके आमाशय में पाई जाती है। उसके बाद भोजन आपके पहुंचता है छोटी आंत में। देखिएगा छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। अगर पूछता है सर्वाधिक पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है। और पाचन अगर हो गया उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है वह आपके बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत के द्वारा क्या करता है? वह मलाशय और रेक्टम द्वारा क्या करता है? बाहर निकल जाता है। तो अपचित भोजन आपके किसी मलाशय चला जाता है जिससे बाद निकल जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए लीवर का काम अगर देखा जाए, और यहीं पे ग्रंथि होते हैं जिसका नाम ये अग्नाशय। आइए हम लोग इनकी अब अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में तक अभी और भी इसको डी में देखा जाएगा तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पूछा है भोजन का जो आपका पाचन क्रिया कहाँ स्टार्ट होती है? आपके मुख से। मुख में आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। दूसरा प्रोटीन का पाचन कहाँ से? आपके आमाशय से। और तीसरा अगर बात है लिपिड का, आपके कह सकते हैं आपके छोटी आंत से। चलिए, तो पाचन की क्रिया के विषय में किसने खोजबीन किया? आपका प्रश्न है रोनाल्ड रास पहला ऑप्शन, दूसरा विलियम बोमेंट, तीसरा एडवर्ड जेनर, चौथा आपके लुईस पास्चर। बताइएगा कमेंट के माध्यम से, आप लोग बताइएगा पाचन के विषय में किसने खोजबीन किया था? बताइए आप लोग, पाचन के विषय में किसने खोजबीन किया था? बिल्कुल ए आ रहा है, स्वदेशी ए। ठीक है, बाकी सभी लोग जुड़े हुए हैं, इसको आप लोग आंसर बताते रहिएगा। तो बात किया जाए पाचन की क्रिया की खोज अगर किसने किया था? विलियम बोमेंट ने किया। किसने किया? विलियम बोमेंट ने पाचन की आपके खोज की खोजा था। और नेक्स्ट बात किया जाए रोनाल्ड रास। देखिएगा रोनाल्ड रास ने एक आपके जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग आपके मच्छर के काटने से होता है, इसके लिए रोनाल्ड रास ने खोजा था। तो मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है, यह किसने खोजा था? रोनाल्ड रास ने खोजा था। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। अगर बात किया जाए एडवर्ड जेनर क्या है? एडवर्ड जेनर देखिएगा कह सकते हैं टीकाकरण के जनक, टीकाकरण के जनक, टीकाकरण के जनक कहे जाते हैं एडवर्ड जेनर को। ठीक है, सबसे पहले कौन से टीके की खोज हुई बताइएगा? सबसे पहले आपके चेचक के टीके की खोज हुई। और चेचक के टीके की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। इसलिए एडवर्ड जेनर को टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। अगर बात की जाए लुईस पास्चर, देखिएगा लुईस पास्चर ने देखिएगा रेबीज जो आपका टीका है लुईस पास्चर ने खोजा। रेबीज, रेबीज जो टीका है उसकी खोज किसने किया? लुईस पास्चर ने किया। और लुईस पास्चर ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है क्या? रोगाणु सिद्धांत। रोगाणु सिद्धांत, रोगाणु सिद्धांत भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और भी है पाश्चुराइजेशन टेक्निक। पाश्चुराइजेशन टेक्निक कहता है पाश्चीकृत जो सिद्धांत है वो किसने दिया? लुईस पास्चर ने। देखिएगा लुईस पास्चर ने टीके की खोज किया और एक सिद्धांत दिया रोगाणु सिद्धांत या पाश्चुराइजेशन टेक्निक। देखिएगा अगर बात की जाए पाश्चुराइजेशन टेक्निक होता क्या है? इसमें भी कोई भी पेय पदार्थ होता है उसको 62 से 65 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट तक गर्म करने पर, 30 मिनट तक गर्म करने पर वह पेय पदार्थ क्या होता है? रोगाणु मुक्त हो जाता है। तो पाश्चुराइजेशन जो टेक्निक है इसकी खोज किसने किया? लुईस पास्चर ने किया। बाकी पाचन क्रिया की खोज किसने किया? विलियम बोमेंट ने किया। तो शायद आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगर यही पूछता पोलियो, जो पोलियो ड्राफ्ट की खोज किसने किया? पोलियो ड्राफ्ट की खोज किसने किया बताइएगा? जोनास साल्क, जोनास साल्क,
जोनास साल्क ने पोलियो ड्रॉप की खोज किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भोजन पचने का सही क्रम क्या है? ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है, पहला अंतःग्रहण, पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा आपकी बहिष्करण। फिर देखिएगा, पहला पाचन, फिर अवशोषण, हाँ पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, अंतर्ग्रहण, तीसरा अवशोषण, पाचन, बहिष्करण, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण, चौथा अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, बहिष्करण। बताइए क्या होगा आंसर, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो पाचन के भोजन पचने की जो क्रम होता है वह किस प्रकार होगा? पहले क्या आता है, पहले अंतर्ग्रहण आता है कि पाचन आता है कि अवशोषण, कौन सा आता है बताइए। श्याम जी मतलब डी बता रहे हैं, बस सभी लोग बताइएगा भोजन पचने का सही क्रम क्या होता है। चल देखिएगा, भोजन पचने का जो सही क्रम है तो सबसे पहले होता है क्या, अंतःग्रहण, इंजेशन होता है, इसे बोलते हैं क्या, इंजेशन। इंजेशन जैसे भोजन को उठा के मुख में रखना कहलाता है क्या, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण के बाद उसका पाचन होगा। तो जैसे भोजन आ गया आपके मुख में तो क्या होगा, दांत से रहा नहीं जाएगा, दांत क्या करेगा, कूटने लगेगा, तोड़ने लगेगा, तो पाचन। तो इंजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन, पाचन होता है। और पाचन के बाद देखिएगा, पाचन हो गया मतलब क्या, छोटे छोटे अणुओं में टूट गया। तो जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया या वसा खाया, या आपके छोटे छोटे भागों में टूट गया, अब उसका क्या हो जाएगा, अवशोषण होगा। प्रश्न बनता है अवशोषण की क्रिया शरीर के किस भाग से होती है? तो अवशोषण की क्रिया जो है आपका, यह आपकी छोटी आंत से होती है, छोटी आंत से होती है। ठीक है, अवशोषण की क्रिया, तो अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अवशोषण। अवशोषण होने के बाद अब बात की जाए, अब यह अवशोषण होने के बाद जो आपका प्रोटीन टूटा था अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, और आपके वसा आपके वसीय में टूटा था, यह सब अवशोषित हो गया, अब रक्त में मिल जाएगा और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाएगा। इसी क्रिया को बोलते हैं क्या, स्वांगीकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, जो भोजन पच नहीं पाता वो आपकी बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है, जिसे बोलते हैं क्या, बहिष्करण बोलते हैं। तो इसका जो सिस्टम होता है पहला हो जाएगा, छठे का पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाए। शरीर में ऊर्जा निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? शरीर में ऊर्जा के निर्माण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन दिया है, नाइट्रोजन निकलती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। बताइए क्या होगा। देखिएगा, शरीर में ऊर्जा निर्माण, तो देखिए हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। अब भोजन जब ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब होता है। तो जैसे भोजन ग्रहण किया और भोजन से मान के ग्लूकोज C6H12O6 होता है, एक ग्लूकोज है। अब इनको जब तोड़ा जाता है ना, तोड़ने के लिए क्या होता है, तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, एटीपी चाहिए, एटीपी, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी का निर्माण या ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं क्या, ऊर्जा का घर भी बोलते हैं। तो देखिएगा, इसको तोड़ने के लिए, भोजन को तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए, और जब ये टूटेगा तो कौन सी गैस निकलती है? तो प्रश्न बनता है कौन सी गैस निकलती है? तो यहां से निकलता है क्या, इसमें से निकलता है आपके कह सकते कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। और यही क्रिया अगर बाकी पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या होता है, आपके ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? ऑप्शन दिया है, चील बनाता है, कौवा बनाता है, कबूतर बनाता है, कलचिड़ी बनाता है। बताइए क्या होगा आंसर। सबसे ऊंचे पेड़ पर देखिएगा, अगर बात किया जाए सबसे ऊंचे पेड़ की बात किया जाए तो आपका चील घोंसला बनाता है। और खास बात, जितने भी चिड़िया होती हैं वह सब घोंसला रहने के लिए नहीं बनाते, सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते। लेकिन चील एक ऐसा कह सकते पक्षी है
जो क्या काम करता है, रहने के लिए घोंसला बनाता है। और इसका जो घोंसला होता है बहुत ही बड़ा, लगभग 4 से 5 फीट का होता है। और इस घोंसले का उपयोग साल साल उपयोग करता है। अगर बात किया जाए और कुछ हम लोग घोंसले की बात कर लिया जाए, ठीक है। अगर बात किया जाए सबसे ऊंची डाल पर, देखिए अगर डाल की बात किया जाए, सबसे ऊंची डाल पे घोंसला कौन बनाता है, तो आपका कौवा बनाता है। कौन बनाता है, कौवा बनाता है। और दूसरा अगर यही प्रश्न पूछा जाएगा, बताइएगा, ठीक है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता, वह है आपका कोयल। कोयल घोंसला नहीं बनाता, ठीक है, कोयल घोंसला नहीं बनाता, बल्कि यह कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है और कौवा अपना अंडा समझ के इसका सेती है, ठीक है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता। और खास बात, कौवे के जो घोंसले होते हैं ना, उसमें कह सकते हैं रुई के साथ साथ लोहे के तार भी होते हैं। प्रश्न बनता है कि किसके घोंसले में लोहे के तार होते हैं, तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार होते हैं। और भी बात करते हैं फाख्ता पक्षी, देखिएगा फाख्ता पक्षी जो है, फाख्ता पक्षी या आपके जो आपका जो घोंसला बनाता है, या किसके बीच बनाता है, या आपके झाड़ियों के बीच बनाता है। झाड़ियों के बीच जो घोंसले बनाने का काम कौन करता है, फाख्ता। जो फाख्ता पक्षी है, आपके कबूतर की जैसी प्रजाति होती है, वैसे दिखने वाला होता है, बस अंतर क्या होता है, इसके गर्दन पे काले रंग के धब्बे लगे होते हैं। फाख्ता पक्षी, ठीक है। इस फाख्ता पक्षी बोलते हैं क्या, घुंघू पक्षी भी बोलते हैं, घुंघू पक्षी भी बोला जाता है, ठीक है, फाख्ता पक्षी। और भी बात करते हैं जुलाही चिड़िया, जुलाही चिड़िया, जुलाही चिड़िया या इसे बोलते हैं क्या, वीवर पक्षी, वीवर बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और जो जुलाही चिड़िया है, इसकी जो घोंसला होती है लालटेन की तरह होती है। तो लालटेन की तरह घोंसला कौन बनाता है, जुलाही चिड़िया या वीवर पक्षी बनाती है, ठीक है। तो शायद आपको बात समझ में आई, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हैं कबूतर जो हो गया, जानते हैं जो कबूतर जो हो गया, यह कह सकते हैं आपके घरों के मकानों में आपका बनाता है, ठीक। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहते हैं। देखिएगा चांगपा जनजाति, लद्दाख में एक कसती जनजाति पाई जाती है, चांगपा जनजाति, जिसका काम क्या है, एक कसती तंबू जैसी क्या बनाता है, तंबू जैसे एक घर बनाने का प्रयास करता है। उसके अस्थायी निवास को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्या, रेबो कहते हैं। और यही एक बात और भी जान लीजिएगा, एक एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति है आपके ठंडे प्रदेश, आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये जो एस्किमो जनजाति है, एक बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर एक घर बनाता है, जिसका नाम है इग्लू। इग्लू प्रश्न बनता है, इग्लू जो है एक किसका घर है, इग्लू आपके एस्किमो जनजाति का घर है। और जो इग्लू होता है बर्फ के टुकड़ों से बनाया जाता है, और इसके जो घर होते हैं गुंबद के आकार के होते हैं। और इसमें खास बात, इसकी जो दीवारें होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, ठीक है। तो इग्लू आपके एस्किमो जनजाति बनाती है, एस्किमो जनजाति बनाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा रेबो। चलिए नेक्स्ट लिया जाए, मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है। ऑप्शन दिया है ताकि वह चिकना हो जाए, ताकि वह चिकना हो जाए, ठीक है, ताकि वह खुशबू दे, तीसरा ताकि कीड़े न आए, क्योंकि गांव में गोबर बहुत ज्यादा मिलता है। बताइए क्या होगा आंसर। कृपा शंकर ए, दीक्षा बिंद ए, दिशा बिंद 3। चलिए तो देखिएगा मिट्टी के फर्श, देखिएगा जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, देखिए राजस्थान में आपके मिट्टी के घर पाए जाते हैं। और वहां पर खास बात क्या होता है, वहां पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और उनको कह सकते हैं लीपा जाता है, किसी फर्श को लीपा जाता है ताकि कीड़े न आए, ताकि कीड़े न लगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से शरीर वर्धक भोजन है, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ऑप्शन किससे कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, विटामिन को, वसा। बताइएगा इनमें से शरीर वर्धक भोजन किससे कहा जाता है। देखिएगा शरीर वर्धक मतलब कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग,
शरीर वर्धक किसे कहा जाता है? तो शरीर वर्धक जो है आपके प्रोटीन को कहा जाता है। शरीर वर्धक आपके प्रोटीन को कहा जाता है, क्योंकि आपके जो प्रोटीन है इसका जो कार्य होता है शरीर के बॉडी बिल्डिंग की तरह काम करता है। मतलब शरीर के जो ढांचे है उसका निर्माण करता है, हड्डियों को बनाने का काम करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाए प्रोटीन बना किसका होता है? प्रोटीन आपके अमीनो एसिड का बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है। अगर बात करें तो एक प्रोटीन के लिए आपके 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की इकाई क्या होगी? प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या हो जाएगा? मोनोमर आपका अमीनो एसिड हो जाएगा, अमीनो एसिड हो जाएगा। तो एक प्रोटीन के लिए 20 अमीनो एसिड। अब बात किया जाए, अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है और मशरूम में पाया जाता है। और दूसरी बात यह है प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 रोग होता है। कौन कौन से? देखिएगा, प्रोटीन की कमी से 2 रोग होता है। एक होता है आपका मैरास्मस होता है, मैरास्मस होता है, और दूसरा आपका क्वाशियोकर होता है, क्वाशियोकर होता है। जो मैरास्मस है यह आपके 1 वर्ष के बच्चों में होता है, जो क्वाशियोकर है यह आपके 1 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। प्रोटीन की खोज किसने किया है? जेब बर्जलेस ने किया। नाम किसने दिया? आपके मूलर ने दिया। ठीक है, तो प्रोटीन संबंधी जितनी भी बातें हमने बता दिया। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट है, पोलियो का कारण क्या है? देखिएगा, पोलियो का कारण ऑप्शन दिया है जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, कीट है। तो देखिए पोलियो का जो कारण है यह आपके विषाणु है। ठीक है, अब विषाणु, खास बात समझिएगा, विषाणु की खोज किसने किया? इवानो विस्की ने, इवानो विस्की ने क्या क्या किया? इसका खोज किया इवानो। बाकी जीवाणु खोज एंटोनी वान लेवेनहॉक ने, एंटोनी वान लेवेनहॉक ने जीवाणु की खोज किया। ठीक है, अगर बात किया जाए कह सकते हैं विषाणु क्या होता है? विषाणु आपका कह सकते हैं न पूर्णतः सजीव है न पूर्णतः निर्जीव है। अगर बात किया जाए कौन सा ऐसा जीव है जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती, वह है आपका विषाणु। विषाणु को बोलते हैं क्या? ए सेलुलर। क्या बोलते हैं? ए सेलुलर। ए मतलब नहीं, सेलुलर मतलब कोशिका। कोशिका विहीन जीव कौन सा है? विषाणु है। अब विषाणु जब कोशिका नहीं पाई जाती जीवित कैसे होता है? इसमें सिर्फ पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। और वह प्रोटीन मतलब क्या? वह जो पाया जाता है इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आपके आरएनए होता है। ठीक है, जेनेटिक आरएनए, और इसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग की होती है, प्रोटीन की कवरिंग की होती है। यह है आपका विषाणु। कोई कोशिका नहीं पाया जाता कि डीएनए आरएनए पाया जाता है, इसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग होती है, इस कारण ये जीवित रहता है। और जैसे ही यह शरीर के बाहर रहता है यह आपके प्रोटीन कोट नहीं बने रहता है, ऐसे पड़ा रहता है। लेकिन जैसे शरीर के अंदर जाता है प्रोटीन आपके, जैसे शरीर के बाहर रहता है तो प्रोटीन कोट बना रहता है, और जैसे शरीर के अंदर जाता है प्रोटीन कोट टूट जाता है और आपका ये संख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और पूछता है ये क्रिस्टल के आकार का होता है। ठीक है, क्रिस्टल के आकार का होता है। ठीक है, बाकी अगर बात जो कवक होता है यह कवक आपके बहुकोशिकीय होता है। कवक का उपयोग हम लोग खमीर बनाने में, किण्वन बनाने में, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? ये बहुत शानदार प्रश्न है, यहां से आपको प्रश्न बनेगा। आइए हम लोग एकदम विधिवत रूप से इसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए चलिए बात किया जाए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखिएगा, अगर बात की जाए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 प्रकार के लोग करते हैं, एक जीवाणु करता है, एक शैवाल करता है। एक जीवाणु करता है और एक आपके शैवाल करते हैं। अगर बात की जाए जीवाणु आपके 2 प्रकार के करते हैं। एक वह जीवाणु जो आपके वायु अवस्था में पाए जाएं उन्हें बोलते हैं क्या? राइजोबियम, राइजोबियम। ठीक है, एक मिनट, चलिए, हाँ चलिए,
अब बात करते हैं आपके, देखिए जीवाणु बात किया जाए, जीवाणु आपके दो होंगे, एक वायवी होगा, एक वायवी होगा और दूसरा होगा अवायवी। एक वायवी होगा, एक दूसरा अवायवी। वायवी पूछता है तो राइजोबियम बताइएगा, राइजोबियम, ठीक है। अगर अवायवी पूछता है तो क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। अगर बात कौन कौन से शैवाल होते, देखिएगा शैवाल की बात किया जाए, एजोला होता है, एजोला हो जाएगा, नास्टाक हो जाएगा, एनाबीना हो जाएगा, ठीक है। एजोला, नास्टाक, एनाबीना और ओलोसूरिया, आलोसोरिया, ठीक है। देखिएगा अगर बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट तथा नाइट्राइड में कन्वर्ट कर देना की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो लोग करते हैं, एक जीवाणु भी करता है, एक शैवाल भी करता है। तो देखो बात करें जीवाणु दो रूप में होते हैं, एक वायवी जीवाणु करता है, एक अवायवी। अगर पूछता है वायवी जीवाणु तो आपका राइजोबियम हो जाएगा, अगर पूछता है अवायवी जीवाणु तो क्लास्ट्रीडियम हो जाएगा। और जो राइजोबियम, खास बात, राइजोबियम जो जीवाणु है या एक पौधे में पाया जाता है जिसका नाम है दलहनी फसलें। जितनी भी दाल वाली फसलें हैं उनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, इसे बोलते हैं क्या, लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट में कौन पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। बाकी जो क्लास्ट्रीडियम में आपके मिट्टियों में से ऐसे फैला रहता है। बाकी कौन कौन से शैवाल हैं जो नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, उसका नाम है एजोला, नास्टाक, एनाबेना, एलोसेरिया। और खासकर जो एजोला है आपका, यह जो शैवाल है, इसका उपयोग हम लोग जब धान होते, धान जब उगाते हैं उसके साथ एजोला को हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, धान का जो पैदावार है वह 50% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 50% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, क्या हो जाएगा, 50% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पूछा है निखिल में से किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, कवकों के द्वारा होता है, कवकों के द्वारा होता है, शैवालों के द्वारा होता है, ये भी दोनों से द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं पता किसके द्वारा होता है। तो देखिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो रूप से होता है, जीवाणु द्वारा होता है, एक शैवाल द्वारा। इसमें यह कवक के द्वारा, कवक के द्वारा नहीं होता, शैवाल के द्वारा होता है। कौन कौन से शैवाल के द्वारा होता है, एजोला के द्वारा होता है, नास्टा के द्वारा, एनाबीना, ओलोसूरिया। अगर ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो आप देखिएगा ये सारे जो शैवाल दिख रहे हैं ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। बाकी अगर बाकी जीवाणु दो ही करता है, एक राइजोबियम करता है, दूसरा क्लास्ट्रीडियम करता है। जो राइजोबियम ये वायवी है और आपके क्लास्ट्रीडियम आपके अवायवी है। यही आपके यूपी टेट आपकी जो पिछली आगामी परीक्षा हुआ था आपको 2018 में, यही पूछा था कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण अवायवी रूप से करता है, तो अवायवी आपका क्लास्ट्रीडियम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिया जाए, इनमें से कौन से पादप रेसे हैं, तो समझिएगा। देखिए में से कौन से पादप रेसे हैं, ऑप्शन दिया है जूट है, कपास है, दोनों, बताइएगा कौन से पादप रेसे हैं। क्या हो जाएगा, कौन से पादप रेसे हैं। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा, भावना शुक्ला ए, कृपा शंकर सी, 14 का आप लोग आंसर बताइएगा, सी दोनों हो जाएगा। देखिएगा अगर बाकी रेसे की बात किया जाए तो आपके दोनों हैं रेसे, ठीक है। चलिए अगर ये पूछा जाए सफेद सोना किसे कहते हैं, सफेद सोना, सफेद सोना किसे कहते हैं, तो आपके कपास को सफेद सोना कहा जाता है, ठीक है, सफेद कोना, बिल्कुल। चलिए आइए हम देखते हैं, प्रश्न है मसालों का घर किसे कहते हैं, मसालों का घर किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया है गोवा को कहते हैं, गोवा को कहते हैं, गोवा को कहते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो देखिएगा मसालों का जो घर है वह आपका केरल है, मसालों का घर क्या है, केरल, ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, एकदम विधिवत रूप से एक एक चीज को देखते हैं, कौन कौन प्रथम स्थान पे है, हम इनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए आज यहां से आपका एक भी प्रश्न अगर बनता है तो बाहर नहीं जाएगा, हम लोग पूरा विधिवत रूप से प्रयास किए हैं इसको समझाने का, ठीक है। चलिए चलिए
अगर बात किया जाए गेहूं, गन्ना, दूध, आलू और आम, प्रथम स्थान पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पे। बाकी अगर बाकी कपास, मूंगफली जो है आपके गुजरात में प्रथम स्थान पे है। बाकी चाय हो गया, बांस हो गया, ये आपके प्रथम स्थान पे असम में है। बाकी काफी हो गया, सूरजमुखी हो गया, रेशम हो गया, सुपारी हो गया, ये आपके कर्नाटक में है। अगर बाकी प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, लौंग हो गया, इलायची हो गया, काजू हो गया, नारियल हो गया, काली मिर्च हो गया, ये आपके केरल से रिलेटेड है। बाकी अगर बाकी हल्दी हो गया, तंबाकू हो गया, अदरक हो गया, मक्या हो गया, ये आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। ठीक है, बाकी सोयाबीन हो गया, दलहन हो गया, चना हो गया, दालें हो गया, अमरूद हो गया, आपके मध्य प्रदेश में है, प्रथम स्थान पे है। ठीक है, बाकी सरसों हो गया, बाजरा हो गया, यह आपके राजस्थान में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, बाकी प्याज हो गया, अरहर हो गया, अंगूर हो गया, यह आपके महाराष्ट्र में प्रथम स्थान पे है। बैगन जो हो गया, यह आपके उड़ीसा में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आप लोग एक बार इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा, ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चला यार 3 घंटे कम से। तो शायद आपको बातें समझ में आई होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए आज हम लोग और भी इसको डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। अगर यही पूछा जाएगा, चलिए कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा विश्व में किसे कहा जाता है? बताइएगा, चीनी का कटोरा विश्व में किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग, चीनी का कटोरा विश्व में आपको कहा जाता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न अगर ये पूछेगा, चीनी का कटोरा भारत में किसे कहते हैं? चीनी के कटोरा आपके पूछा जाए, चीनी का कटोरा भारत में किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और खास बात समझिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन होता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे ज्यादा गन्ने का मिल कहाँ है, चीनी का मिल कहाँ है, तो आपके महाराष्ट्र में है। गन्ने का उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है। कुछ प्रश्न और भी आपसे पूछ लेते हैं, बताइएगा। ठीक है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहते हैं? बताइएगा। धान का कटोरा आपका छत्तीसगढ़ है। धान का जो कटोरा है आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, मसालों का परिचय जानते हैं। अगर पूछा जाए मसालों का राजा, मसालों का राजा किसे कहते हैं? बताइए, मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो मसालों का जो राजा है काली मिर्च है, काली मिर्च है। ठीक है, अगर पूछा जाए मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो आपका इलायची है। इलायची आपकी मसालों की रानी कही जाती है। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं काला सोना किसे कहते हैं? देखिए, कृषि की बात किया जाए, काला सोना, तो काला सोना हम लोग किसे कहते हैं? आपके किसे कहते हैं? एक काला सोना, एक सफेद सोना, सफेद सोना। बताइए, काला सोना, सफेद सोना, कमेंट में बताइएगा आंसर। काली मिर्च को बोलते हैं क्या? काली मिर्च को आपको कहते हैं क्या? काला सोना। बाकी सफेद सोना आपके कपास को कहते हैं। ठीक है, कपास को। चलिए नेक्स्ट लिया जाए। आलू का ब्लैक हर्ट रोग होता है। आलू का ब्लैक हर्ट रोग होता है, ऑप्शन दिया है जिंक की कमी से, कॉपर की कमी से, बोरान की कमी से, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। बताइए किससे होता है?
आलू का ब्लैक हार्ट रोग, आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो होता है किससे होता है? जिंक किससे? कॉपर से, बोरान की कमी से, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। तो देखिएगा आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग है वह ऑक्सीजन की कमी से, अगर भंडारण किया गया उसमें ऑक्सीजन कमी हो जाएगा तो आलू होता है वो ब्लैक ब्लैक दिखने लगेगा। तो समझ रहे आलू में क्या होता है? इसमें भंडारण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। चलिए आगे इसको डिटेल देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा कुछ प्रमुख तत्वों से होने वाले पादप रोग, कुछ प्रमुख तत्वों से होने वाले जो पादप रोग हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए पहला है आपका धान का खैरा रोग। देखिएगा धान का अगर पूछा जाए खैरा रोग है आपके जिंक की कमी से, जिंक की कमी से धान का जो है आपका खैरा रोग होता है। ठीक है, बाकी नींबू का लिटिल लीफ रोग यह आपके कॉपर की कमी से होता है। कॉपर की कमी से आपके कह सकते हैं नींबू का लिटिल लीफ रोग होता है। फूल गोभी का ब्राउनी रोग किससे होता है? फूल गोभी का जो ब्राउनी बोरान की कमी से होता है, बोरान की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आलू का ब्लैक हार्ट रोग, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। बाकी चुकंदर का हार्ट रोग किससे होता है? चुकंदर का हार्ट रोग ये भी आपके बोरान की कमी से होता है। ठीक है, बोरान की कमी से होता है। अगर कुछ और भी प्रश्न पूछ लिया बताइएगा। टिक्का रोग, टिक्का जो रोग है यह किससे संबंधित है? यह आपकी मूंगफली से संबंधित है, टिक्का रोग। अगर यही प्रश्न और पूछा जाएगा बताइएगा इरगट रोग, इरगट रोग, इरगट रोग। ठीक है, इरगट जो रोग है या किसी मूंगफली से संबंधित है आपके। इरगट रोग जो है आपका बाजरा, इरगट रोग आपका बाजरा से संबंधित है। बाकी अगर पूछा पनामा रोग, पनामा रोग जो है आपका केला से संबंधित है, बनामा रोग आपका केला से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगर पूछा जाए बंची टाप रोग, बंची टाप रोग यह आपके आम से संबंधित है। ठीक, चलिए फलों को पकाने के लिए प्राकृतिक हार्मोन्स है, फलों को पकाने के लिए प्राकृतिक हार्मोन्स है। ऑप्शन दिया है ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिक्सिक अम्ल है, एथिलीन है कि एसिटिलीन है। ठीक है, बताइए क्या होगा? फलों को पकाने के लिए कौन सा इसमें हार्मोन्स है? वो भी पूछा है प्राकृतिक हार्मोन्स। तो जो प्राकृतिक हार्मोन्स वह एथिलीन है। ठीक है, एथिलीन, C2H4 इसे बोलते हैं। बाकी अगर पूछा जाए कि देखिएगा प्राकृतिक रूप से फल को पकाने के लिए प्राकृतिक, लेकिन अगर पूछा जाए कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए तो एसिटिलीन हो जाएगा, कृत्रिम पूछा जाएगा तो एसिटिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए हम लोग इसको डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिएगा जो पादप हार्मोन्स हैं वे हार्मोन जो पौधे के कह सकते हैं वृद्धि और आपके रोधिक रूप में काम करते हैं, बोलते हैं क्या? फोटो हार्मोन्स। ठीक है, अगर बात किया जाए हार्मोन्स आपके दो होते हैं पौधे वाले, एक है आपका वृद्धि प्रवर्धक है और दूसरा वृद्धि रोधी है। ठीक है, पादप हार्मोन्स दो होते हैं, एक कह सकते हैं पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं और दूसरा पौधे की वृद्धि को घटाते हैं। अगर बात किया जाए पौधे की वृद्धि को बढ़ाने वाले कौन कौन से हार्मोन्स, आइए देखा जाए। तो तीन है आपके पौधे की वृद्धि को बढ़ाने के लिए। पहला है आपका ऑक्जिन है, दूसरा है आपका जिब्रेलिन है और तीसरा है आपका साइटोकाइनिन है। ठीक है, साइटोकाइनिन, तीन हार्मोन से, एक ऑक्जिन, एक जिब्रेलिन और एक साइटोकाइनिन। अगर बात किया जाए वृद्धि रोधी में आपके दो हैं, एक है आपका एब्सिक्सिक अम्ल, एब्सिक्सिक एसिड जिसे बोलते हैं ABA, और दूसरा होता है इथाइलिन, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन जिसे बोलते हैं C2H4। चलिए
तो वे हार्मोन जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं, तो ये आपका 3 है, एक ऑक्जिन है, एक जिब्रेलिन, एक साइटोकाइनिन है, और तीसरा जो वृद्धि को रोकते हैं वह ऑक्जिन है, आपके एस्पिक अम्ल है और इथाइलिन है। चलिए इनका चर्चा करते हैं। ऑक्जिन क्या काम करता है, जिब्रेलिन क्या काम करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, इनकी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए तने की वृद्धि में सहायक है, तने के वृद्धि में यह आपके सहायक है, मतलब तने की वृद्धि को बढ़ाता है कौन, आपके ऑक्जिन। जड़ों की वृद्धि को रोकता है, जड़ों के वृद्धि को क्या करता है, रोकता है, और फसलों को गिरने से बचाता है, फसलों को गिरने से बचाता है। ठीक है, अगर बाकी जिब्रेलिन क्या काम करता है, तो देखिएगा जो जिब्रेलिन है यह आपके पूरे आपके पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है, पूरे पौधे की वृद्धि को, चाहे तना हो चाहे जड़, सबको वृद्धि को बढ़ाता है। और जिब्रेलिन क्या काम करता है, यह जिब्रेलिन अंकुरण को प्रेरित करता है, अंकुरण को प्रेरित करता है, मतलब बीजों से जो अंकुरण होते हैं उनको प्रेरित करता है जिब्रेलिन। ठीक है, अगर बात साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है। प्रश्न पूछता है पौधे में कोशिका विभाजन कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन करता है। बाकी अगर बात करें एस्पिक अम्ल क्या काम करता है, यह कह सकते हैं वृद्धि रोधी, मतलब पौधे की वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोकेगा, और क्या काम करेगा, अंकुरण को रोकेगा, अंकुरण को रोकेगा। ठीक है, अंकुरण को रोकेगा, वृद्धि को रोकेगा, और क्या करता है, विभाजन को रोकता है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन को रोकेगा। ठीक है, कोशिका विभाजन को भी नहीं होने देगा। बाकी एथिलीन क्या काम करता है, प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में, प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में, प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में एथिलीन। बाकी अगर पूछा जाएगा कृत्रिम रूप से फल को पकाने में, तो एसिटिलीन। तो अगर बात किया जाए, देखिएगा कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड अगर इसमें जल मिक्स कर दिया जाए तो एक गैस निकलती है जिसका नाम है एसिटिलीन। ठीक है, तो प्रश्न बनता है एसिटिलीन जो गैस है इसका निर्माण कैसे होता है। तो जैसे देखिएगा फल है, कच्चा फल है, अगर उस कच्चे फल में कैल्शियम कार्बाइड लगा देंगे और थोड़ा सा क्या होगा, पानी क्या करेंगे, छिड़क देंगे। ठीक है, पानी डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड ऑक्सीजन पानी से क्या कर देगा, पानी से क्रिया कर लेगा, और पानी से क्रिया करने के बाद जानते क्या हो जाएगा, पानी से क्रिया करने के बाद एक का गैस बनता है जिसका नाम है क्या, एसिटिलीन गैस बनता है। और यही एसिटिलीन गैस क्या होता है, कृत्रिम रूप से फल को पकाने में क्या करता है, मदद करता है। तो अगर पूछा कृत्रिम रूप से फल को पकाने में तो एसिटिलीन, अगर प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में तो आपका एथिलीन। तो शायद आपको बात ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। पूर्ण स्तंभ परजीवी है, पूर्ण स्तंभ पूछा है, स्तंभ मतलब क्या होता है, तना होता है। पूर्ण स्तंभ परजीवी ऑप्शन दिया है, अमरबेल है, रेफ्लेसिया है, लोरेंथस है, सेंटेलम है। बताइए पूर्ण स्तंभ परजीवी। देखिए यहां से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा परजीवी से, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए अगर प्रश्न बताया जाए पूर्ण स्तंभ परजीवी, अगर पूछा जाएगा आंशिक स्तंभ परजीवी, और नेक्स्ट पूछा जाएगा पूर्ण जड़ परजीवी, और तीसरा पूछा जाएगा आंशिक जड़ परजीवी। तो बात समझिएगा, अगर पूछा जाएगा पूर्ण स्तंभ परजीवी कौन है तो आपका क्या हो जाएगा, अमरबेल। अमरबेल जिसे बोलते हैं क्या इंग्लिश में कसकुटा, कसकुटा जो हो जाएगा यह आपका पूर्ण स्तंभ परजीवी। अगर पूछा जाएगा आंशिक स्तंभ परजीवी क्या है तो लोरेंथस है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लोरेंथस और बिस्कम हो जाएगा, लोरेंथस और बिस्कम पौधा हो जाएगा। और ये जो लोरेंथस बिस्कम ये आपके आम के वृक्ष पर उगते हैं। बाकी पूर्ण जो परजीवी आपके रेफ्लेसिया हो जाएगा, वही रेफ्लेसिया जो सबसे बड़ा पुष्प होता है, रेफ्लेसिया
ठीक है। बाकी अगर आप आंशिक जड़ परजीवी क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा सेंटेलम, चंदन, चंदन इसे बोलते हैं इसमें सेंटेलम। तो आपका सभी हमने बताया। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अमरबेल, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ललिता यादव ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल है, रबी की फसल कौन है, ऑप्शन दिया है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू है। तीसरा चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन है। तीसरा तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा है। और चौथा गन्ना, कपास, जूट, चाय, तंबाकू है। बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, बताइएगा क्या होगा आंसर, आप लोग बताइएगा। देखिए में से कौन सा रबी की फसल है, सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, सभी लोग कमेंट करिए आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा रबी की फसल। तो अगर बात किया जाए रबी की जो फसल है, यह है आपका गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है। यह आपका क्या है, यह आपकी रबी की फसल है। और रबी की फसल कब बोई जाती है, बताइए रबी की फसल कब बोई जाती है, आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताइएगा। रबी की फसल तो अक्टूबर और आपके कह सकते हैं नवंबर में यह बोई जाती है। और काटी कब जाती है, यह आपकी मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और ये ठंडियों के समय बोई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, शीतकालीन, शीतकालीन, शीतकालीन जो फसल है रबी फसल को कहते हैं। अगर बात की जाए जो चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली, अरहर है या सोयाबीन है, इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं क्या, खरीफ फसल। क्या बोलते हैं, खरीफ फसल, ठीक है। और जो खरीफ फसल है यह आपके कह सकते हैं जुलाई उलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में यह काट ली जाती है। इस फसल को बोलते हैं क्या, मानसूनी फसल, मानसूनी फसल बोलते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, यह आपके गर्मियों में बोई जाती है, इसलिए से बोलते हैं क्या, ग्रीष्म, ग्रीष्म फसल, ठीक है, ग्रीष्मकालीन फसल इसे बोलते हैं। और ये जो फसल है आपका इसे बोलते हैं क्या, जायद फसल के नाम से भी बोलते हैं। बाकी अगर बात किया जाए गन्ना, कपास, जूट, चाय, आपके तंबाकू, इन्हें बोलते हैं क्या, नगदी फसल, क्योंकि इसको क्या करता है, इससे आपके व्यापार किए जाते हैं। तो हमने बताया पूरा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिया जाए। शास्त्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ऑप्शन दिया है भारतनाट्यम है, ओडिसी है, मोहिनी अट्टम है, पांडवानी है। बताइएगा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बिल्कुल लेट्स फाइंड ए, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है, बिल्कुल भारतनाट्यम है, ठीक है, ओडिसी भी है, मोहिनी अट्टम भी है, पांडवानी आपका नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा पांडवानी होगा। आइए हम लोग इसको डिटेल देखने की करते हैं, कितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं और कितने आपके लोक नृत्य हैं, हम इनकी चर्चा करते हैं। चलिए तो देखिएगा शास्त्रीय नृत्य और उसके राज्य क्षेत्र की बात करते हैं हम। सारे आपके जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हम उनकी लिए हैं, चार्ट लिए हैं और इसमें आपको विधिवत रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा भारतनाट्यम, यह आपके भारतनाट्यम आपका राज्य क्षेत्र की बात करें तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में होता है। बाकी कथक जो नृत्य है, यह कथक नृत्य आपके उत्तर प्रदेश में होता है। कथकली अगर पूछता है, कथकली यह आपके केरल में है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में है। ओडिसी नृत्य आपके ओडिशा में है। मणिपुरी नृत्य आपके मणिपुर। सत्रिया नृत्य पूछता है, सत्रिया जो नृत्य है आपके असम में है। बाकी मोहिनी अट्टम, मोहिनी जो अट्टम है आपके केरल में है, ठीक है। तो जो 8 हैं आपके, 8 आपके क्या है, शास्त्रीय नृत्य हैं। और एक होता है लोक नृत्य। देखिएगा शास्त्रीय नृत्य किसी भी एक रंगमंच के लिए मतलब एक स्टेज स्पेशली होता है और इसकी खास बात यह है शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य अंतर क्या होता है, इसके लिए कुछ विशेष स्टेज होता है, लेकिन लोक नृत्य में ऐसा कुछ नहीं होता। और शास्त्रीय नृत्य में जो श्रोतगणता होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन लोक नृत्य में आप भाग भी ले सकते हैं। इस
शास्त्रीय नृत्य में हुड़दंग नहीं मच सकती, लेकिन उसमें हुड़दंग मच सकती है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लिया जाए। आइए हम लोग लोक नृत्य के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन से लोक नृत्य के आपके राज्य क्षेत्र में हैं, चलिए इनकी चर्चा करते हैं। राजस्थान देखिएगा, राजस्थान में आपका घूमर है, कालबेलिया है, कठपुतली है, सुई सिंगी, यह आपके कहाँ का लोक नृत्य है, यह आपके राजस्थान के। बाकी अगर बात है गरबा और डांडिया जो है आपके गुजरात में है। बाकी बिहू, कली गोपाल, सत्रिया यह आपके असम से रिलेटेड हैं। बाकी यक्षगान, सुग्गी, करगा, वीरगास्ते, देखिएगा जो हमने लिया है यह आपको छाट के हमने लिया है, जो इंपॉर्टेंट जो अभी तक पूछे गए हैं हम उन्हीं को लिया है, बाकी सारी फालतू चीज को नहीं लिया है। ठीक है, तो यह आपके कर्नाटक में है। बाकी भोटिया नृत्य इंपॉर्टेंट है, झोलिया और गढ़वाली यह आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, बाकी भांगड़ा और गिद्धा आप लोग जानते होंगे पंजाब में है। बाकी झूमर और फाग आपके कहाँ है, ये आपके हरियाणा में। बिल्कुल इसके साथ लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है आपका भारतनाट्यम और कोलाट्टम, यह आपके तमिलनाडु से रिलेटेड है ये लोक नृत्य। बाकी देखिएगा उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला यह आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी अगर बात करें लावड़ी, दही कला, तमाशा यह आपके महाराष्ट्र से रिलेटेड है। बाकी अगर बात की जाए झूमर, सरहुल, बहुत इंपॉर्टेंट, सरहुल, झूमर, सरहुल, कर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो यह आपके झारखंड से रिलेटेड हैं। बाकी अगर बात करें राउफ, डांडी नाच यह आपके जम्मू कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। चेरोकॉन जिसे बोलते हैं क्या, बास नृत्य भी बोला जाता है, यह बास नृत्य आपके कह सकते मिजोरम में है। ठीक है, बाकी अगर बात करें जतरा, बाउल, कीर्तन, जाया यह सब आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। और भी देखते हैं हमको, हाँ और भी हैं आपके। देखिएगा बागला, जो बागला है ये आपके मेघालय में है। ठीक है, बाकी नाचा, पांडवाड़ी, सुआ यह आपके छत्तीसगढ़ में है। युद्ध नृत्य, मुखौटा आपके अरुणाचल प्रदेश में है। फिर छफेली और आपके डंडा जो नाव है आपके हिमाचल प्रदेश में है। कर्मा, सैला आपके मध्य प्रदेश में। जटा जटिन, विदेशिया, घुमक्कड़िया यह आपके बिहार से रिलेटेड है। बाकी अगर बात की जाए डोल, चोलम, नूपा नृत्य यह आपके मणिपुर से रिलेटेड हैं। तो हमने जितने भी लोक नृत्य हैं या शास्त्रीय नृत्य हैं हम उनकी चर्चा कर लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का बृहत्तम प्रदूषक है। अम्लीय वर्षा का पूछ रहा है, बृहत्तम प्रदूषक कौन है। ऑप्शन दिया है सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। बताइए क्या होगा आंसर, आंसर बताइएगा क्या होगा। आस्था 21 का ए, 21 का ए बता रही हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बाकी सभी लोग बताइएगा क्या होगा। सचिन शुक्ला ए, ठीक है, ज्योतिराज ए। चलिए सभी लोग आंसर बताइए कमेंट करके। चलिए अगर बात किया जाए वायु प्रदूषण, देखिएगा वायु प्रदूषण, देखिएगा वायु प्रदूषण के लिए दो गैस हैं, एक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण के लिए दो गैसें जिम्मेदार होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग बोलते हैं क्या, दम घोटू गैस। दम घोटू गैस प्रश्न बनता है, दम घोटू गैस किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी अगर बात की जाए सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रैकिंग गैस। क्रैकिंग गैस प्रश्न बनता है, क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं, क्योंकि यह चीजों को, कांचों को या तोड़ने का, वस्तुओं को तोड़ने का प्रयास करती है, इसे बोलते हैं क्या, सल्फर डाइऑक्साइड को बोलते हैं क्या, क्रैकिंग गैस के नाम से बोलते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड यही गैस
आपके अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। इसलिए अम्लीय वर्षा का बृहत्तम प्रदूषक क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा का बृहत्तम प्रदूषक आपके सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और इसका सल्फर डाइऑक्साइड का एक नाम और भी है, इसे स्टोन लेप्रोसी गैस भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं आपके? स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर गैस किसे कहते हैं? आपके सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट लिया जाए। देखिए में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? देखिए में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? ऑप्शन दिया है, नीम है, नीम है, इमली है, बबूल है, सहतूत है। बताइएगा, सदाबहार पेड़ नहीं है। सभी लोग बताइएगा, सदाबहार पेड़ नहीं है। तो देखिए अगर बात करें सदाबहार पेड़ मतलब जहां पे हमेशा क्या हरी भरी हो, हरियाली हो, जहां के पेड़ पौधे न गिरते हो, तो बताइए कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो नीम है, इमली है, बबूल है, सहतूत। देखिएगा सहतूत आपका सदाबहार पेड़ नहीं है। आइए हम बात करते हैं वनस्पतियां जो है आपके कितने प्रकार की होती हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा अगर बात किया जाए प्राकृतिक वनस्पतियां, प्राकृतिक वनस्पतियां, तो जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं यह आपके हम कह सकते हैं 4 प्रकार की होती है। पहला हम लोग लेते हैं कौन सा? पहला हम लोग लेते हैं उष्णकटिबंधी वनस्पतियां। ठीक है, उष्ण कटिबंधी वर्षावन, उष्णकटिबंधी वर्षावन। इसे एक नाम और भी जानते हैं, इसे बोलते हैं क्या? सदाबहार वन। इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। अब ये बात समझिएगा, उष्णकटिबंधी सदाबहार या वर्षावन क्यों कहते हैं? यह उस स्थान पे पाई जाएगी जहां पे सर्वाधिक वर्षा होगी और सर्वाधिक क्या हो जाएगी? गर्मी पड़ेगी। तो आपका जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर उच्च होगा और साथ में वर्षा भी क्या हो जाएगा? तो अधिक होगा। तो ये जो क्षेत्र है भारत के आपके दक्षिण एरिया में, जैसे आपका केरल होगा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन एरिया में यह पाया जाता है। और यहाँ पे जो वर्षा होगी, औसत वर्षा की बात किया जाए, औसत वार्षिक वर्षा की बात किया जाए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी यहाँ पे। और खास बात, इस यहाँ के जो वन होंगे, यहाँ के जो वृक्ष होंगे काफी ऊंचे ऊंचे होंगे। और खास बात, यहाँ की जो पत्तियां होती जल्दी गिरती नहीं है, साल दर साल आपके पत्तियां बनी रहती, जल्दी झड़ती नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां पे हमेशा हरियाली बनी होती है। इस कारण इन्हें बोलते हैं क्या? सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। हमेशा पत्तियां लगी रहती हैं और सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। वर्षा वाले स्थान इसे बोलते हैं क्या? आपका वर्षा वन भी बोलते हैं। अब बात किया जाए यह कौन कौन से पेड़ जो हैं ये आपके सदाबहार वन में पाए जाते हैं, तो देखिएगा अगर बात किया जाए कौन कौन से हैं, एक है आपका एग्जाम्पल ताड़ है, महोगनी है, ठीक है, रोजवुड है, रोजवुड है, ठीक है, ताड़ है, महोगनी है, रोजवुड है, सिनकोना है, सिनकोना है, आबूनास है। तो ये सब कुछ पौधे हैं जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कौन सा ऐसा वनस्पति है जो आपके उच्च टेम्परेचर और आपके उच्च वर्षा स्थान पर पाए जाते हैं, तो आपके उष्णकटिबंधीय। और उसमें औसत जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर अधिक होती है। और इसके जो वृक्ष पूछते हैं महोगनी है, रोजवुड है, सिनकोना है, आबूनास है। तो हमने पहला देखा। अब हम बात करते हैं दूसरे की। चलिए दूसरा लिया जाए। दूसरे अगर बात किया जाए वनस्पतियां जो है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। अब देखिएगा खास बात, इसे मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। मानसूनी वन, इसे मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, मानसूनी वन, ठीक है, इन्हें बोलते हैं। और इनका एक नाम और भी है, पर्णपाती वन भी बोलते हैं इसे, पर्णपाती वन। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसे बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और खास बात इसमें देखिएगा, इस प्रकार के जो पौधे हैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा इस प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा इसी प्रकार की वनस्पति, भारत में सबसे ज्यादा इसी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए आपके उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, ठीक है, इन स्थानों पे आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। और खास बात, इनके जो पेड़ होते हैं, इनके पेड़ जो हैं कह सकते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं समय के अनुसार या मानसून आने के बाद झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, इसलिए बोलते हैं क्या, मानसूनी वन। और पत्ते गिर जा रहे हैं इसलिए बोलते हैं क्या, पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। और यह वन वहां पाए जाएंगे जहां पे कह सकते हैं टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर मॉडरेट होगा। मॉडरेट मतलब क्या, मध्य मतलब क्या होता है, कम होगा, पहले वाले से टेम्परेचर कम होगा। और वर्षा भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्षा भी यहाँ कुछ मात्रा में कम होगी। और यहाँ पे वर्षा लगभग औसत वर्षा पूछता है, औसत वर्षा कितना होना चाहिए, औसत वर्षा 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। यही आपके यूपी टेट 2018 में पूछा था, कौन सा ऐसा वन है जो इसमें जो वर्षा, औसत वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, तो वह है आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ या मानसूनी वन। अगर बात की जाए इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसमें बात किया जाए, जैसे आप लोग जानते होंगे, पीपल हो गया, नीम हो गया, महुआ हो गया, ठीक है, बहुत सारे आपके सागवन हो गया, ठीक है, ये सब आपके पौधे पाए जाते हैं। शीशम हो गया, साल हो गया, आम हो गया, ये सब कुछ वृक्ष पाई जाती है। तो हमने ये देखा, चलिए अब हम लोग और भी देखते हैं, 2-3 और हैं, इसको हम पूरा कवर कर लेते हैं। तीसरा है, देखिएगा, तीसरी की बात किया जाए, देखिएगा यहां से आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे, देखिएगा प्रश्न जरूर मिलेगा, तो देखिएगा। आइए देखा, कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां कहां पाई जाती है, कटीली झाड़ियां जहां क्या होता है, सर्वाधिक आपके कह सकते हैं गर्मी, आप कह सकते हैं रेगिस्तानों में आपके कह सकते हैं, रेगिस्तानों में आपके कटीली झाड़ी पाई जाती है, मतलब डिजर्ट में, ठीक है। अगर बात की जाए कटीली झाड़ियां, जैसे आपका कौन कौन से हो सकता है, बबूल हो गया, नागफनी हो गया, ये सब आपके कटीली झाड़ियां पौधे हैं, ये आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। कटीली झाड़ियां में जैसे आपका वो भी आ जाएगा, खेजड़ी वृक्ष भी हो जाएगा, ठीक। और चौथा हम लोग यही पे लेते हैं, चौथा इंपॉर्टेंट है, पर्वती वन, या इसे बोलते हैं क्या, शंकुधारी वन, या इन्हें बोलते हैं क्या, टैगा वन भी बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा नाम से ही पर्वती मतलब पर्वत के स्थान पे, और इनके जो वृक्ष होते हैं शंकु के आकार के होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां धूप नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं अपने आकार शंकु के आकार को, तो इसे पर्वती वन, शंकुधारी वन, या आपके टैगा वन, या आपके कहाँ पाए जाएंगे, आपके हिमालयी क्षेत्र में पाए जाएंगे, और इसकी अगर बात करें, इसके जो वृक्ष हैं कौन कौन से हैं, इसके जो वृक्ष हैं, देवदार है, चीड़ है, पाइन है, ये सब आपके कुछ पौधे हैं, ठीक है, यह आपके पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। और एक आपका मैंग्रोव वन, एक पांचवा लास्ट में आपका मैंग्रोव वन, देखिएगा जो मैंग्रोव वन है, या आपके कह सकते हैं दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, दलदली या कह सकते हैं आपके लवड़ी स्थानों पर पाए जाते हैं, जहां पर अधिक मात्रा में क्या होता है, लवड़ पाया जाता है, लवड़ी स्थान, दलदली स्थान पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन में एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष,
ठीक है, और मैंग्रोव वन आपके पश्चिम बंगाल में है। ठीक, तो आपके जितने भी वन हम लोग देख लिया, तो देखा अगर पूछा कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है तो सबका सहतूत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट लिया जाए। देखिए में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? प्रोटीन की प्रचुरता ऑप्शन दिया है दूध में, आम में, गाजर में, अंडा, मटर, मछली में, सोयाबीन, चना, मक्का में, या किसमें? सेब, दही, मांस में। देखिएगा सोयाबीन में, चना में, मक्का में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट लिया जाए। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? देखिएगा चावल को पॉलिश करने में आपका जो विटामिन B1 है वह B1 नष्ट हो जाता है। B1 से आपकी बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, बाकी अगर बात की जाए, हाँ, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी के नाम को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन डी को बोलते हैं क्या? सनशाइन विटामिन के नाम से भी बोलते हैं। इसे हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं, सबसे संश्लेषित विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, संश्लेषित मतलब क्या? यह ऐसा विटामिन है जो बनता है, इसलिए बोलते हैं संश्लेषित विटामिन, या एक हार्मोन्स का निर्माण करता है, हार्मोन्स को निकालने का प्रयास करता है, इसे हार्मोनल विटामिन कहते हैं, या सूर्य की रोशनी से बनता है, इसलिए बोलते हैं सनशाइन विटामिन। ठीक है, अगर बात विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो रिकेट्स रोग हो जाएगा, विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो रिकेट्स से बोलते हैं सूखा रोग। ठीक है, बाकी अगर बात स्कार्बिक अम्ल, देखिएगा स्कार्बिक अम्ल जो अगर बात किया जाए विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग होगा, आपके मसूड़े सूज जाएंगे। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला आपका, चौथा हो जाएगा थायमिन। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है, मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है भूकंप है, सुनामी है, रासायनिक आपदा है, भूस्खलन है। तो देखिएगा भूकंप भी आपका कह सकते हैं, भूकंप भी आपका प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी है, लेकिन रासायनिक आपदा, बम बम विस्फोट होना, यह सब आपके केमिकल रिसाव होना, यह सब आपकी मानव निर्मित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिया जाए। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ऑप्शन दिया है यकृत है, वृक्क है, फेफड़ा, हृदय है। चलिए आइए हम लोग इनका चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं अमोनिया को यूरिया, पहले बात करते हैं आपकी ग्रंथि। ग्रंथि, देखिएगा ग्रंथियां आपके 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन से देखिए जाए। एक होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा होता है आपके बहिस्रावी ग्रंथि, और तीसरा होता है आपके मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी बोलते हैं क्या? इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अगर बात की बहिस्रावी बोलते हैं क्या? बहिस्रावी बोलते हैं क्या? एक्जोक्राइन, एक्जोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ऐसे बोलते हैं क्या? मिक्स्ड ग्लैंड, इसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। तो देखिए अगर बात किया जाए अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। बहिस्रावी होती है जो आपके एंजाइम प्लस आपके जूस का सिक्रेशन करती हैं। अगर बात की जाए मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित आपके हार्मोन्स और प्लस एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती हैं। अगर बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी अगर बात किया जाए, सबसे बड़ी की बात किया जाए आपका कौन हो जाएगा? थायराइड हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, थायराइड जो आपके गले में पाई जाती है, जिससे घोंघा रोग होता है। और सबसे छोटी अगर बात किया जाए, सबसे छोटी बात किया जाए तो आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, जिसे बोलते हैं क्या? पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। अगर बात किया जाए सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो आपका कह सकते हैं यकृत हो जाएगा, यकृत, लीवर हो जाएगा। और सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि आपका गॉबलेट सेल हो जाएगा, गॉबलेट सेल हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, तो मिश्रित ग्रंथि एक ही है जिसका नाम है अग्नाशय, अग्नाशय, जिसे बोलते हैं क्या? पेनक्रियाज बोलते हैं। अब बात किया जाए पेनक्रियाज में एक लैंगरहैंस दीपिका पाई जाती है, जिसकी कोशिका में, जिसे दिखेगा इसकी कोशिका में बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन नाम है।
और इंसुलिन क्या काम करता है, रक्त में उपस्थित जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको नियंत्रित करता है। और इंसुलिन की खोज किसने किया, फ्रेडरिक बैंटिंग ने किया, फ्रेडरिक बैंटिंग ने किया, फ्रेडरिक बैंटिंग ने किया, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है। अगर बात करें इंसुलिन किसका बना होता है, इंसुलिन आपके जिंक तत्व का मिलकर बना होता है। और बात किया जाए सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि आपकी यकृत है। अगर हम बात करें यकृत के बारे में चर्चा करते हैं, देखिए अगर बात करें यकृत के बारे में चर्चा करते हैं, देखिए यकृत सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत आपके दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। वह कौन कौन कोशिका है, एक है आपका हिपैटिक सेल है, एक है आपका हिपैटिक सेल है, और दूसरा है आपका कूफर सेल है, ठीक है, कूफर सेल है। अगर बात किया जाए हिपैटिक सेल जो है, हिपैटिक सेल या आपकी यकृत कोशिका से मिलकर बनी होती है। अगर बात करें हिपैटिक सेल का काम क्या होता है, हिपैटिक सेल का काम यह है, इसमें रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन जो पावर होती अधिकतम होती है। अब बात किया जाए रीजनरेशन क्या होता है, जैसे देखिएगा आपके जैसे कह सकते हैं ना, आपकी जो छिपकलियां होती है, जो पूंछ कट जाती है फिर से जम जाती है, उसी में अगर कह सकते तो जब लीवर कट जाएगा तो कई टुकड़ों में कट जाएगा, फिर से लीवर बना लेगा। क्यों, क्योंकि जो लीवर बना होता है वो आपकी हिपैटिक सेल से मिलकर बना होती है। और इसलिए यकृत के अध्ययन को हिपैटोलॉजी भी कहा जाता है, हिपैटोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न बनता है हिपैटोलॉजी किसके अध्ययन को, लीवर के अध्ययन को। अगर बात करें लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम जो आपके एक गैस होती है बहुत जहरीली गैस जिसका नाम है अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है कौन, ये बदलता है यकृत। और इसका काम क्या होता है, इसका काम यह भी होता है पित्त रस जिसका नाम है बिलिरुबिन, पित्त रस का निर्माण करना, पित्त रस का श्रवण भी करना, निर्माण भी करेगा, निकालने का भी काम करेगा। और क्या काम करता है, या बिलिरुबिन अब बिलिवर्डिन को बाहर निकालने का काम करता है। जो बिलिवर्डिन है या बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन आपके हरे रंग का होता है और बिलिरुबिन आपके पीले रंग का होता है, उसको निकालने का काम करता है यकृत। अगर यकृत आपका अगर नष्ट हो जाए तो आपके शरीर में एक रोग होता है जिसका नाम है हिपेटाइटिस रोग, ठीक है, जो जिसके कारण क्या होता है आपके शरीर में आपके पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शरीर हमारे किस द्वारा अमोनिया की क्रिया बदलता है तो आपका यकृत हो जाएगा, ठीक। तो हमने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिया जाए, जीवन की मूलभूत इकाई है, एक मिनट, जीवन की मूलभूत इकाई है, ऑप्शन दिया उत्तक है, रक्त है, कोशिका है, प्रोटीन है। बताइएगा जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है, सभी लोग कमेंट करिएगा जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो अगर बात किया जाए जीवन की जो मूलभूत इकाई है वह कोशिका है, कौन सी है, कोशिका। तो देखिएगा कोशिका बोलते हैं क्या, द सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब बात करते हैं कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका की खोज, कोशिका की जो खोज है वह आपके रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। और कब किया, 1665 में किया। लेकिन वो कौन सी कोशिका थी, वह आपकी कह सकते हैं वह आपकी मृत कोशिका की। देखिए अगर दूसरा प्रश्न पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका की खोज अगर बात किया जाए, जीवित कोशिका की खोज आपके एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया। और कह सकते हैं आपके इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरिया जो सेल है आपके बैक्टीरिया की खोज इन्होंने ही किया था। और खास बात समझिएगा, एक कोशिका सिद्धांत पूछता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, जिसे बोलते हैं क्या, सेल थ्योरी बोलते हैं, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जिसे बोलते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपके इसको कोशिका सिद्धांत या आपके स्वान और स्लाइडेन ने दिया, स्वान और स्लाइडेन ने दिया, स्वान और स्लाइडेन ने दिया। और कब दिया, 1839 में दिया। इस सिद्धांत में क्या कहा गया, इस सिद्धांत में कोई भी जो जीव होता है वह कोशिका से मिलकर बना होता है और कोशिका के विभाजन से ही उस जीव का निर्माण हो पाता है, इस कोशिका सिद्धांत में बताया गया। और दूसरी बात अगर बात किया जाए मानव शरीर, अगर बात की सबसे
दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका आपके शुतुरमुर्ग अंडे का होता है। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो वह दुनिया की सबसे छोटी जो कोशिका वो आपका माइकोप्लाज्मा है। अगर दूसरा प्रश्न पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपका स्पर्म है, शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर सबसे जो छोटी कोशिका है वो आपका अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे तेजी से विभाजित होने वाली कोशिका कौन है? तो आपका यकृत कोशिका, हिपैटिक सेल है। और दूसरा प्रश्न पूछेगा कौन सी कोशिका विभाजित नहीं होती है? वह मस्तिष्क की कोशिका है जिसका नाम है क्या? न्यूरॉन सेल। ठीक है, तो जितनी भी कोशिका हम लोग इनकी चर्चा कर लिए। अगर बात किया जाए, अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। श्रुति आपके श्रुति मेधा पाटकर का संबंध निम्न से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है वैज्ञानिक अनुसंधान से, जल संरक्षण से, पर्यावरण के संरक्षण से, भूमि सुधार से। बताइएगा। तो अगर बात किया जाए मेधा पाटकर, ये देखिएगा मेधा पाटकर जो है किससे संबंधित है? या आपके पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित आपके मेधा पाटकर हैं। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? ऑप्शन दिया है प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, शीशा, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है? इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? तो अगर बात किया जाए कचरा, कचरा से बोलते हैं क्या? गार्बेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्बेज। देखिए कचरा दो प्रकार के होते हैं। कचरा दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या? जैव अपघट्य, अपघट्य, और दूसरा होता है जैव अनअपघट्य। इसे बोलते हैं क्या? बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और इसे बोलते हैं क्या? नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। देखिएगा जो अपघट्य है, बात समझिएगा, जो आपका जो जैव अपघट्य है, यह जो जैव अपघट्य, हाँ देखिएगा जो जैव अपघट्य है, बात समझिएगा इसके बारे में। जो जैव अपघट्य है यह अगर जमीन पे पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यह आपके टूट फूट जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग बने रहिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, बैटरी बदल रही है। चलिए चलिए देखिएगा, चलिए देखिएगा अगर बात किया जाए कचरा, ये कचरा आपके दो प्रकार के होते हैं। एक वह कचरे जो आपके अपघटित हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में जाएंगे वह पूर्णतः घुल जाएंगे, टूट फूट जाएंगे और पूरा मिट्टी मिल जाएंगे, ऐसे कचरे को हम लोग बोलते हैं क्या? जैव अपघट्य कचरा। ठीक है, और जो कचरे आपके मिट्टी में जाएंगे वह घुल नहीं पाते, मिट्टी में अपशिष्ट नहीं हो पाते, टूट फूट नहीं पाते, उन्हें बोलते हैं क्या? जैव अनअपघट्य पदार्थ। ठीक है, अगर बात किया जाए कौन कौन से ऐसे पदार्थ है जो मिट्टी में जाएंगे वो पूर्णतः घुल जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, देखिएगा फल, सब्जियां,
छिलके से फेंक देंगे तो मिट्टी में घुल जाएंगे क्योंकि इसका अपघटन हो जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए पॉलीथीन आपके फेंक दिया जाए जमीन पे, या कांच के टुकड़े फेंक दिया जाए, या प्लास्टिक फेंक दिया जाए, तो कई सालों तक वह जमीन पे ऐसे पड़े रहेंगे, तो मतलब इनका अपघटन नहीं होता। तो जिनका अपघटन होता है उसे बोलते हैं क्या, जैव अपघट, और जिनका अपघटन नहीं होता है उसे बोलते हैं क्या, जैव अपघट, जैव अनअपघट। देखिए अनअपघट, ठीक है। अगर पूछा है क्या इनमें से कौन सा जैव अपघट पदार्थ है, मतलब पूर्णतः घुल जाता है, तो देखिएगा प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, यह तीनों आपके क्या हैं, जैव अनअपघट्य पदार्थ हैं। यह तीनों आपकी भूमि में नहीं घुल पाएंगे, लेकिन यह आपके सब घुल जाएंगे, ठीक है। इसलिए आंसर जो हो जाएगा इसमें क्या, इनमें से कोई नहीं होगा। अगर बात किया जाए कचरे को ठीक करने के लिए 3 आर होते हैं, वह कचरे को समाप्त करने के लिए 3 आर बनाए गए हैं, जिनका नाम क्या है, रिड्यूस, जिसे बोलते हैं का कम उपयोग, रिसाइकिल मतलब क्या, पुनः चक्रण, पुनः चक्रण, ठीक है। अगर रीयूज मतलब कम उपयोग, आपके पुनः उपयोग, ठीक है। 3 आर का मतलब पूछता है, कचरा को कम करने के लिए 3 आर है। रिड्यूस मतलब पहले बात कम उपयोग करिए, अगर कम उपयोग करें ठीक है, उनका पुनः चक्रण करिए, मतलब जैसे देखिएगा अगर प्लास्टिक का उपयोग करें पहले बात कम करिए, अगर प्लास्टिक उपयोग कर भी ले रहे हैं तो उसका ऐसा सिस्टम बनाइए कि कहीं और इसका उपयोग आ जाए, ठीक है। तो आपको बात करते हैं और फिर बात किया जाए और इनका फिर से उपयोग करिए। तो ये सब आपके 3 आर हैं। चलिए आज इस सेशन का आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है। आज आपका लास्ट प्रश्न है, आप लोग इसको देखिए, आंसर कमेंट जरूर दीजिएगा। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर होता है, ठीक है, बताइए। ऑप्शन दिया है, बढ़ जाएगा, तीसरा घट जाएगा, एक समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा, बताइए आप लोग, बताइएगा आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। इस सेशन का आपका लास्ट प्रश्न है। तो अगर बात किया जाए पानी में अगर नमक घोल देंगे तो उसका जो घनत्व है वह घनत्व तो बढ़ जाएगा, घनत्व तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो आयतन है वह आयतन वही रहेगा, आयतन क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि इतना सारा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में, नमक आपकी चुटकी भर के तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, आयतन में कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन आपके जो घनत्व है वह बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जल का स्तर क्या हो जाएगा, एक समान ही रहेगा। तो आयतन पूछ रहा है तो एक समान ही रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग सेशन का पूरा लास्ट प्रश्न देखिए, ठीक है। तो आपके लिए कल कह सकते हैं आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप लोग आज पूरा एकदम पूर्णतः एकदम लग जाइए, और आज क्या करते हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आज ही आप पढ़ के कल आप लोग रिलैक्स माइंड से आप लोग एग्जाम देने का प्रयास करिए। बाकी आपकी जो पूरी टीम है आपके सब साथ हैं, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका नेक्स्ट क्लास साइकोलॉजी का चलेगा, फिर CDP चलेगा, तो आप लोग अभी जुड़िएगा लाइव सेशन के लिए, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए।